अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की हमारी टॉपिक चैप्टर नंबर 7 से कंसर्न जो हम पिछले क्लास में डिस्कस ना कर सके, उसका रीज़न भी मैं बता चुका और उसका रीज़न क्या था, जब आपकी टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर नहीं होगी तब तक ये टॉपिक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। और मैं अभी से कह रहा हूँ आपको, वो स्टूडेंट जिनकी टॉपिक अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर नहीं हुई है तो पहले वो अपनी टॉपिक क्लियर कर दें, फिर इंशाल्लाह ये टॉपिक बहुत आपको आसान लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत आसान लगेगी। वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, फिर ये भी टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बेसिकली मेटेलिक प्लेट्स होती हैं जो सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं, जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन होते रहते हैं, एक पर ऑक्सीडेशन एक पर रिडक्शन। जैसे आप घरों में बैटरी देखते हो, एक पर माइनस चार्ज होती है एक पर प्लस चार्ज होती है, यानी एक पर रिडक्शन होती रहती है एक पर ऑक्सीडेशन होती रहती है। तो यहां से जो है वो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनका काम क्या होता है, पैसेज करंट देते हैं, यानी कि कोई ऑक्सीडेशन का अमल करता है और कोई रिडक्शन वाला अमल करता है। तो सेम फॉर हेयर, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस व्हेन इट प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन सॉल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तारीफ क्या हुई कि ऐसा मेटल प्लेट जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो खुद से या रिड्यूस हो रहा हो, जब इसको हम पानी में या पानी नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम इसको जब डिसॉल्व करते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसॉल्व करते हैं तो दो तरह के फिनोमेना होते हैं। जब हम सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, कोई मेटल आपने जो डिपॉजिट किया है, जैसे ये मेटल है, मैं एम ले रहा हूं, तो वो क्या होगा, खुद से ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि उसके जो पॉजिटिव आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। बात में आ रही है? अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर बढ़ते जाए तो आप समझना देयर इज द ऑक्सीडेशनल पोटेंशियल रिएक्शन, और जहां पर इसका इनवर्स हो तो क्या बोलोगे उसको, रिडक्शनल पोटेंशियल। मैं दो पिक्चर यहां पर दिखा देता हूं आपको, उससे आपका कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए कॉपर है। व्हाट विल हैपन, जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपने डाला तो कॉपर के आयंस कुछ मौजूद है। कहां मौजूद थे बेटा? सॉल्यूशन के अंदर। यहां देखे मैं कॉपर के यहां पे आयन लिख देता हूं, ये कॉपर से, ठीक। अब क्या हुआ, ये कॉपर जो +2 आयंस थे ये कहां से आए थे, कॉपर सल्फेट में से टूटे थे। बस में आ रही? अब वो कॉपर +2 आके डिपॉजिट होंगे कहां पर, इस मेटलिक प्लेट पर आके डिपॉजिट होंगे। जब इस मेटल पे आके डिपॉजिट होंगे तो सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव आयंस बढ़ जाएंगे। बस में आ रही है? नेगेटिव आयंस सल्फेट जो है, नेगेटिव आयंस वो बढ़ जाएंगे। तो वो जो पोटेंशियल देंगे वो पोटेंशियल किस किस्म का देंगे, वो रिडक्शनल पोटेंशियल देंगे। तो रिडक्शनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फिर दो टाइप्स हुए, एक रिडक्शनल पोटेंशियल एक ऑक्सीडेशनल पोटेंशियल। एक इनर्ट पोटेंशियल होता है जहां पे नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन हो, पर जो फेमिलियर हैं वो दो अकसाम है जो हमारे सिंटेक्स में, एक ऑक्सीडेशनल पोटेंशियल एक रिडक्शनल पोटेंशियल। तो पहले मैं बात कर रहा हूं रिडक्शनल पोटेंशियल की। रिडक्शनल पोटेंशियल किस तरह से होगा, अगर कोई मेटलिक प्लेट आपने जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिप की, बात में आ रही है, तो जो आयंस बनेंगे उसके सॉल्यूशन के आयन, जैसे यहां पे कॉपर सल्फेट मैंने लिया है तो एक कॉपर बनेगा, एक जो है सल्फेट आयन बनेगा। कॉपर आयंस इस इलेक्ट्रोड के तरफ चिपक जाएंगे, जैसे ही चिपक जाएंगे तो इनसाइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगी, इनसाइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगी और सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगी। अगर सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगी तो ये पोटेंशियल रिडक्शनल पोटेंशियल कहलाएगा। इसका अपोजिट, जब सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगी तो वो ऑक्सीडेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे जिंक का एग्जांपल है, जिंक सल्फेट के अंदर क्या हो रहा है कि सल्फेट जो है और प्लस जिंक, जिंक आयोनाइज होकर नीचे गिर रहा है पॉजिटिव फॉर्म में, और सल्फेट जो है जो नेगेटिव आयन से वो जाके इलेक्ट्रोड पे चिपक रहा है। तो इसका मतलब अगर सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे यहां पर जिंक सल्फेट का एग्जांपल हमारे सिंटेक्स में ये आप देख रहे हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर। तो दो तरह के इलेक्ट्रोड्स, एक जहां पर ऑक्सीडेशन होती है एक जहां पर रिडक्शन होती है।
तो समझने के लिए बहुत आसान है। आप एक काम करें, एक हाफ ऑफ सेल बनाएं। ये एक हाफ सेल बनाया मैंने, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है, माना कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने कॉपर की वायर डिप की है, ये भी क्या है, आपकी कॉपर की वायर है, ये आपकी कॉपर की वायर है। बात में आ रही है। अब यहां से कॉपर आयंस टूटेंगे और सल्फेट आयंस टूटेंगे। बात में आ रही है। अब कॉपर आयन जाके डिपॉजिट होंगे। कहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं? ये जाके डिपॉजिट हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोड पर। इस इलेक्ट्रोड पर आके डिपॉजिट हो रहे हैं। जैसे ही आयन डिपॉजिट होंगे तो रह जाएंगे नेगेटिव आयंस। अगर मैंने आपसे कहा सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव आयंस बढ़ जाएं तो वो रिडक्शनल पोटेंशियल की अलामत होती है। और अगर सॉल्यूशन के अंदर अगर नेगेटिव आयंस बढ़ जाएं तो रिडक्शनल पोटेंशियल, और पॉजिटिव आयंस बढ़ जाएं तो वो ऑक्सीडेशनल पोटेंशियल कहलाते हैं। जैसे मैं पिक्चर में पहले आप जिंक और कॉपर का एग्जांपल दे चुका। याद रहे, पोटेंशियल तीन तरह के होते हैं। एक को कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तीसरा होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे बोलते हैं? इट इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड to lose or gain electrons when it is contact with solution of its own salt। जैसे मैं पहले एग्जांपल दे चुका, कॉपर आप ले रहे हो, कॉपर की प्लेट, वो कॉपर के सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो, जैसे कॉपर सल्फेट है, तो वहां से जो आपको पोटेंशियल मिलेगा वो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और जिसको हम खाली ई से शो कर देते हैं, सिंपली ई से शो करते हैं, नॉट ई नॉट। ई नॉट तो हम स्टैंडर्ड शो करते हैं। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे बोलते हैं? याद रहे बेटा, यहां पर कंडीशन होना बहुत जरूरी है। और वो कंडीशन क्या है? सॉल्ट 1 मोलर कंसंट्रेशन पर हो और टेम्परेचर जो हो वो 25 सेल्सियस हो। अगर ये कंडीशन पर आप पोटेंशियल मेजर कर रहे हो तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हम शो करते हैं ई नॉट से शो कर देते हैं। बात में आ रही है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई से हमने शो किया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने ई नॉट से शो किया हुआ है। दोनों में फर्क क्या है? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर हम किसी भी एक सिंगल मेटल का इलेक्ट्रोड मालूम करते हैं उसी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, मगर यहां पर कंडीशन नहीं है कंसंट्रेशन की, यहां पर कंडीशन नहीं है टेम्परेचर की। पर जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं वहां टेम्परेचर की कंडीशन है, और टेम्परेचर कंडीशन है 25 सेल्सियस। उसके बाद प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड याद रहे बेटा, हम किसको बोलते हैं? हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। यानी कि जितने भी जो है वो इलेक्ट्रोड हमने मेजर किए हैं वो प्राइमरी रेफरेंस की मदद से किए हैं। यानी कि किसका कितना वैल्यू है, प्राइमरी रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड की मदद से हमने तमाम वैल्यू मालूम किए हैं। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हमने बनाया किस तरह से? इसके लिए खास हमने केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया हुआ है, खास किस्म की जो है वो असेंबली बनाई हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो बना नहीं पाएंगे, वजह हाइड्रोजन तो गैस है। तो उसके लिए हमने क्या किया है? प्लाटीनियम की वायर ली है। ये आप जो बीच में देख रहे हो ये प्लाटीनियम की वायर है, ये प्लाटीनियम की वायर हमने इसके अंदर रखी है। और 1 मोलर सॉल्यूशन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 25 सेल्सियस पर। याद रहे ये जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डिपॉजिट हो जाती है प्लैटिनम के अंदर, तो जो बिहेव करेगी, यहां से हाइड्रोजन जो एलिमिनेट होंगे, हाइड्रोजन रिलीज होंगे, यहां से जो बबल्स आपको नजर आ रहे हैं वो एज इलेक्ट्रोड शो करेंगे, किसके? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड शो करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शो करेंगे। और इसका हमने वैल्यू जो डिजाइन किया है वो कितना वैल्यू डिजाइन किया है? 0 किया है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन का जो वैल्यू है कितना बेटा? 0.00 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका। अब हम दूसरों का इलेक्ट्रोड किस तरह से प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से मालूम करते हैं, उसके लिए बहुत आसान तरीकेकार है। और वो तरीकेकार ये है कि हम जो है वो इक्वेशन एडॉप्ट कर देते हैं। वो इक्वेशन है हमारी ई नॉट, यानी कि आप किसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर रहे हो, वो बराबर होता है ई ऑफ कैथोड, यहां पर रिडक्शन हो रही हो, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ई ऑफ एनोड। यानी कि एक यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही हो, एक यहां पर जो है क्या हो रहा हो बेटा?
वेरी गुड, रिडक्शन हो रहा हो तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। अब अगर हाइड्रोजन आप यहां पर रखोगे, यानी कि मैं यहां पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का वैल्यू क्या है 0.00 है, सही। और माना कि अब मैं किसी का एग्जांपल ले रहा हूं और उसका वैल्यू जो है मैं यहां पे डिजाइन कर देता हूं, और फॉर एग्जांपल मैंने जिंक का वैल्यू लिया हुआ है और जिंक का वैल्यू है 0.67 वैल्यू है, तो माइनस 0.67, तो ई ऑफ ई नॉट कितना वैल्यू आएगा 0.76 वैल्यू आएगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हो। अगर मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कहां पर रखा, एनोड पर रखा, रिवर्स आ गया, तो फिर इसका वैल्यू पॉजिटिव में चला जाएगा। यहां पर वैल्यू क्या था इसका नेगेटिव, और रिवर्स में आओगे तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। वैल्यू पॉजिटिव में हो तो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू नेगेटिव में हो तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर ऐसा कोई सेल जिसका वैल्यू नेगेटिव में आए तो याद रहे बेटा वो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल कहलाता है। अगर आपके पास सिंटेक्स है ओपन करके मेरे साथ जुड़े रहें, और पेज नंबर 204 है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये मैं दिखा देता हूं आपको एग्जैक्टली यही वैल्यू। तो याद रहे बेटा, अगर वैल्यू आपका नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब क्या कहलाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि ये खुद से अमल नहीं होगा जब तक कि आप एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं दोगे। और अगर वैल्यू पॉजिटिव आए तो वो आपका बेस्ट सेल होगा, वो स्पॉन्टेनियस सेल होगा, वो खुद से रिएक्शन करेगा। जरूर नहीं है आप एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करें, वो खुद से बैटरी जो है वो ऑपरेशन करेगी, खुद से वो सेल जो है ऑपरेशन करेगा। जैसे डेनियल सेल है, जैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो ये खुद से काम करते हैं। जब दो सॉल्यूशन बनाते हैं, एक तरफ हमने बनाया कॉपर सल्फेट का, एक तरफ जिंक सल्फेट का, तो ये खुद से रिएक्शन शुरू होता है जिसका वैल्यू पॉजिटिव में आता है। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आए तो वो स्पॉन्टेनियस सेल होगा, अगर नेगेटिव में आए तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये बात जहन में होनी चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि आपने जो है वो सेल कौन सा लिया हुआ है और इसको आपने कहां रखा है। इस हिसाब से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स भी बहुत बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। यहां पर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर किसको हम कैथोड पे रखें और किसको हम एनोड पे रखें, तो उसके लिए बहुत आसान है बेटा। पहले ये डिसाइड करो कि प्रॉब्लम की नेचर किस तरह से मिली हुई है। जैसे मैं आपको दे रहा हूं Cu+2Cu, तो अब मुझे बताओ यहां क्या हो रहा है। ऑब्वियसली पहले प्लस था, अब 0 पे आ गया है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। क्या क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन हो रही है। यहां पर एक और एग्जांपल, ये किसका है सॉल्ट ब्रिज, दूसरा हाफ सेल, ये हाफ सेल है, एक और हाफ सेल दे रहा हूं आपको, वो है आपका जिंक का। जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक +2 में जा रहा है, बात समझ में आ रही है। तो वैल्यू मालूम करना आसान है, कैथोड पे कौन आएगा, एनोड पे कौन आएगा। यहां पर रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ये फार्मूला हमारे पास आ गया। रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कहां पर हो रही है, यहां पर रिडक्शन हो रही है, और यहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रही है। तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन का फार्मूला हमारे पास आ गया। जो इसका वैल्यू मिला होगा इससे सब्ट्रैक्ट करोगे ये वैल्यू। पर यहां पर जो टेक्निकल बात होती है, जहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ये सेम वैल्यू ई ऑफ सेल, ई ऑफ रिडक्शन माइनस ई ऑफ ऑक्सीडेशन। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं ईसीएस टेबल पर कंफ्यूज होते हैं। अगर इस तरह के न्यूमेरिकल एंट्री टेस्ट में आए, अगर इस तरह के एमसीक्यूज आए, आपके जर्नल एमसीक्यूज आए, तो किस तरह से आप करोगे। आप सिर्फ 2 पॉइंट्स पे फोकस करें, अभी से पेन और नोटबुक लें और मेरी इन 2 पॉइंट्स को याद करें, फिर आप कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे। कितना भी मुश्किल से मुश्किल सवाल आए इलेक्ट्रोपोटेंशियल से, मैं अभी से आपसे कह रहा हूं आप विनिक आय में करोगे। अब देखें नीचे की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रही है, यहां मैंने कुछ सिलेक्टिव एग्जांपल लिखे हुए हैं जो सारे मेटल्स हैं, और ज्यादातर मेटल्स के ही एग्जांपल आते हैं। हाइड्रोजन का वैल्यू तो कितना है बेटा, आप बोलोगे 0.00 वैल्यू है, ये तो बड़ा आसान है, इसको एलिमिनेट कर दो। अब ऊपर और नीचे के वैल्यूज आप कंपेयर कर लें, ऊपर वैल्यूज और नीचे वैल्यू। इसी टेबल अगर आपके पास सिंटेक्स हो तो सिंटेक्स में पेज नंबर यहां पर जो मेंशन किया गया है 206, यहां पर पूरी टेबल है, मैंने कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन के ऊपर वैल्यूज जो है वो नेगेटिव, हाइड्रोजन के जो नीचे वैल्यू आते हैं वो ज्यादातर आपके पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं। रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी
रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, यानी पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, मोर रिएक्टिव देन जिंक। इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेशन करोगे। एक न्यूमेरिकल तो यहां से आप करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन होते हैं, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, बस में आ रही है। तो ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस करेगा, नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस कभी भी नहीं करेगा। जैसे अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन दे देता हूं आपको, मैं आपसे कह रहा हूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बस में आ रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, और मैं रिएक्शन करवा रहा हूं कैल्शियम के साथ, तो क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं? आप कहोगे कि ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम को कैल्शियम कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है। बस में आ रही है। अगर यहां पर मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिख देता, मैं यहां पे लिख देता हूं एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसको रिएक्शन करवा रहा हूं कैल्शियम के साथ, अब ये रिएक्शन होगा कि नहीं? आप बोलोगे यस, ये रिएक्शन जरूर होगा, ये रिएक्शन जरूर होगा। क्यों? इसलिए कि कैल्शियम की रिएक्टिविटी जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा है। वो काशिफ नाइच का माली सही आलू जरा फीका पकाता है, ये मेरी ट्रिक, वो बच्चे जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है, तो ये पूरी टेबल मैंने याद भी करवाई हुई है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद भी कर लोगे। तो यानी कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो एक्सीलरेशन पोटेंशियल में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। तो इस तरह से आप आसानी से कर पाओगे कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो लेस रिएक्टिव को आसानी से डिस्प्लेस कर पाएगा। मगर अगर ये कि अगर मैंने आपसे इस तरह से आंसर, मतलब दो इलेक्ट्रोड दे दिए ए एंड बी, ए का वैल्यू दे दिया है -0.13, बस में आ रही है, और बी का वैल्यू दिया है -0.43, बस में आ रही है। अब दोनों चूंकि नेगेटिव में हैं, दोनों किस में है बेटा? दोनों नेगेटिव में हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन कैथोड पर है और कौन एनोड पर है, किस पर ऑक्सीडेशन हो रही है और किस पर रिडक्शन हो रही है? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी कह चुका। जब वेरिएबल फैक्टर्स हो ना, तो इसका तो हमें पता ही नहीं है ए डिस्प्लेस करेगा बी को या बी डिस्प्लेस करेगा ए को। जब ऐसी सिचुएशन हो, आपको पता ना हो ए डिस्प्लेस करेगा बी को या बी डिस्प्लेस करेगा ए को, तो इसके लिए एक आसान फार्मूला है, जो बड़ा वैल्यू है उसको पहले रखो, जो छोटा वैल्यू है उसको बाद में रखो। अगर ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज हो, अगर दोनों पॉजिटिव हो, सेम कहानी बनेगी। अब मुझे बताओ इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है? आप बोलोगे -0.13, तो आप बोलोगे ई नॉट विल इक्वल्स टू बड़ा वैल्यू 0.13, बस में आ रही है। ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, यानी कि फिर साइन आएगी माइनस की, आपने माइनस दे दिया, अच्छा जी, फिर अगेन ये आपने वैल्यू दे दिया माइनस का, बस में आ रही है, और फिर आपने रखा 0.43, अच्छा जी। तो माइनस माइनस किस में आएगा जी? प्लस में आ जाएगा, 1.33 माइनस में आएगा, ये आपका आएगा 0.14, ये आएगा प्लस में आएगा। तो नेट आंसर किस में आएगा? नेट आंसर आएगा प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि 0.313 वैल्यू कम है, 0.14 ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.1 प्लस में आएगा। तो ये स्पॉन्टेनियस सेल बनाया आपने, ये बिल्कुल सही आपने इक्वेशन रखी है, यानी कि वैल्यू किस में आया? प्लस में आया। अगर आपने एरर की, यानी कि जो बड़ा वैल्यू है इसको बाद में रखा और छोटा वैल्यू को पहले रखा, तो ये नेगेटिव में आएगा आंसर, और नेगेटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसा सेल वर्क खुद से नहीं करेगा। बस में आ रही है? तो दो ट्रिक्स आप अपने दिमाग बिठा दें। नंबर 1, आपको रिएक्टिविटी याद करनी है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, उस हिसाब से रखोगे। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, जो डिस्प्लेस करेगा उसको आप कहां पे रखोगे? फर्स्ट साइड पे रखोगे। दूसरी बात, अगर वैल्यू मिले हो खाली, तो उस हिसाब से कैसे डिसाइड करोगे? तो जिसका वैल्यू, मैंने आपसे क्या कहा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो पहले रखोगे, जिसका वैल्यू कम होगा वो बाद में रखोगे। अब मैंने कहा 0.13 ज्यादा है, नेगेटिव में है ना, 0.13 ज्यादा है, और 0.43 जो है वैल्यू क्या है आपका? वो कम है, तो वो बाद में रखोगे। बात में आ रही है? तो इस तरह से आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे कि जिसका वैल्यू ज्यादा है वो पहले, और जिसका वैल्यू, हाँ जी, ये नेगेटिव सूरत में।
एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं इसी हिसाब से। अगर मैं आपसे कहूं लेट्स सपोज दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, दोनों क्या हैं पॉजिटिव, हाँ दोनों मैं पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूं, ए है आपका 13 मिसाल के तौर पर, और बी है आपके पास 14। अब मुझे बताओ बड़ा वैल्यू कौन सा, आप कहोगे 14, सही, तो 14 पहले रखोगे, आप कहोगे इन नॉट 14, निशानी किसकी माइनस की, ये आप कहते हो माइनस ई रफ नोट, तो 14 माइनस 13, तो आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा प्लस में, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से कर पाओगे जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएं। बात में आई, पक्का न्यूमेरिकल कर पाओगे। अगर ऐसा न्यूमेरिकल जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वानिक सेल, दो तरह के सेल होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। एक आपका गैल्वानिक सेल और दूसरा आपका क्या कहलाता है, आपका ये गैल्वानिक सेल की पिक्चर, और एक डेनियल सेल। तो गैल्वानिक हो या डेनियल हो, दोनों में याद रहे बेटा मेजर डिफरेंस क्या है। हाफ हाफ सेल तो दोनों के बनाते हैं, दोनों स्पॉन्टेनियस है। पहले तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं क्या। तो मैंने कहा दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल ही सेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे बोलते हैं, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। और उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है, इस तरह से इनकी प्रेजेंटेशन की जाती है। ये देखें हाफ हाफ सेल के अंदर, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, जिंक कहां ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक +2 के अंदर। तो इसकी यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा हो, ये कंप्लीट सेल, एक आपका एनोड बन गया, एक आपके पास कैथोड, और ये क्या आपका सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रॉन्स, टू मेंटेन द चार्जेस को मेंटेन करना होता है, कहीं पॉजिटिव ज्यादा हो कहीं नेगेटिव कम हो। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं एट इक्विलिब्रियम पर। ऐसा नहीं है कि अभी इक्विलिब्रियम डेवलप ही नहीं हुआ है तो आप पोटेंशियल मालूम नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से एक कंप्लीट सेल बन गया, एक आपके पास जिंक है, एक आपके पास कॉपर है। इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से भी कर देते हैं, या इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से भी कर देते हैं, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट के अंदर कॉपर सल्फेट, कॉपर आयोनाइज हो गया। यहां पर एक रिडक्शन और एक पर क्या है आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस तरह से आप मेंशन करोगे, जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका। अब इनमें डिफरेंस क्या है बोथ सेल के अंदर, बोथ यानी कि डेनियल सेल और गैल्वानिक सेल आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग हैं। द की डिफरेंस बिटवीन डेनियल सेल एंड गैल्वानिक सेल दैट डेनियल सेल यूज ओनली कॉपर एंड जिंक एज इलेक्ट्रोड। अगर आप जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड बना रहे हो तो उस केस में ये डेनियल सेल कहलाएगा, और अगर इलेक्ट्रोड कोई सा भी ले रहे हो तो उस सूरत में ये गैल्वानिक सेल कहलाएगा। कैन हैव वैरायटी मेटल्स एज इलेक्ट्रोड, मैग्नीशियम लो कोई और लो तो ये गैल्वानिक सेल कहलाएगा। और दूसरी बात, ये दोनों प्राइमरी के एग्जांपल्स हैं। अब एक ये नई पॉइंट्स आ गई, सर प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या है। प्राइमरी सेल उसको बोलते हैं जो खुद से अमल करता हो, चार्ज करने की जरूरत ना हो, चार्ज करने की जरूरत ना हो। आपने सेल लिया, जैसे ऑलरेडी ऐसे सेल होते हैं मार्केट में जिसको हम ड्राई सेल ही बोलते हैं, आप लेकर आते हो, आपने रिमोट कंट्रोल या टॉयज के अंदर आपने डाला तो फौरन ऑपरेशन शुरू कर दिया आपने, नो नीड टू चार्ज, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। तो ये दोनों प्राइमरी सेल के एग्जांपल्स हैं। सेकेंडरी सेल ऐसा सेल होता है जिसको पहले आप चार्ज करते हो, पहले क्या करते हो चार्ज करते हो, जैसे बैटरीज वगैरह होती हैं। तो नई बैटरी अगर आपने ली हो, अभी मौसम है ना गर्मियों की, हाँ जी, तो अगर आपने ली हो तो पहले उसको चार्ज करना पड़ता है, चार्ज करने के बाद ऑपरेशन करना पड़ता है, बाद में वो बैटरी जाके चलती है। तो याद रहे बेटा, अगरचे खुद से रिएक्शन हो स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, प्राइमरी सेल कहलाएगा। अगर आपने चार्ज किया, खुद से पोटेंशियल दिया, तो वो सेकेंडरी सेल कहलाएगा। और याद रहे बेटा, सेकेंडरी सेल्स नॉन स्पॉन्टेनियस के एग्जांपल्स होते हैं, और उनमें तमाम के तमाम एग्जांपल बैटरीज वगैरह होती हैं। बैटरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स होती हैं। आई होप बेटा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये बहुत बड़ी टॉपिक थी बेटा, मैंने समराइज करने की कोशिश की कि आपको आसान पॉइंट्स में समझा दूं। फिर भी न्यूमेरिकल से हवाले से अगर कोई सवाल हो या किसी पॉइंट से जो रह गई हो
तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा बेटा, और ये कि मुझे न्यूमेरिकल ज़रूर सेंड कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल सेंड करते हैं, पर याद रहे बेटा अदर देन सिंटेक्स और सिंटेक्स से भी नॉन रिलेवेंट क्वेश्चन सेंड करते हैं, तो कोशिश करें आप सिंटेक्स पे फोकस करें। सिंटेक्स से कंसर्न कोई भी ऐसा सवाल जो आपको समझ में ना आया हो वो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, या रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।